तो संकल्प अकेडमी की इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर 8th क्लास का। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सेशन जो होगा वो इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। इंग्लिश में आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा, बट हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे, साथ में हिंदी में बात भी करेंगे इसके लिए। तो ये सोशल साइंस का रहेगा। तो इसमें सोशल साइंस का पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8th क्लास का है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार है उनकी तरफ से दिया गया। तो ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अंदर 6 सेक्शन में हमारा डिवाइड होगा, ए बी सी डी ई एफ। इसमें हम एमसीक्यू वाला पोर्शन यानी कि सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस बेसिस पे रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे एमसीक्यू। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, वी हैव 4 ऑप्शंस। तो इनमें से हमें सही ऑप्शन को करेक्ट करना है और आपको जब एग्जाम में लिखें तो ये पूरा लिखें। ठीक है, जैसे हमारा ये इसका आंसर है ए। तो ए फेडरलिज्म, पूरे आप जो आंसर शीट होगी, आंसर शीट के अंदर आपको ऐसा मेंशन करना है ए फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिक्टेटरशिप मीन्स वन मैन रूल। तो वन मैन रूल नहीं है, मोनार्की यानी अब किसी किंग का यहाँ पर रूल होता है वो। ऑफिशियल रिलीजन नहीं, हमारे यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी हम किसी एक धर्म को नहीं मानते हमारे। तो ये नीचे के जो 3 ऑप्शन है इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स 2 और मोर देन 2 गवर्नमेंट। तो जहाँ भी मोर देन 2 गवर्नमेंट्स होते हैं तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप देखते हैं सेंटर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट यानी केजरीवाल, यानी कि स्टेट यानी अरविंद केजरीवाल जो पार्टी की सरकार है। लेकिन अभी जो चीफ मिनिस्टर है आतिशी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं, यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट अलग और सेंटर की गवर्नमेंट अलग। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द पैरासाइट ओवर द सॉरी प्रेसिडेंट ओवर द राज्यसभा। यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स चेयरमैन। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये होना चाहिए। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हम राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। और जैसे आपको पता है हमारे यहाँ कि हमारे 2 हाउस सिस्टम, हाउस कितने हैं? 2। फर्स्ट इज लोकसभा, लोकसभा, और सेकंड इज राज्यसभा। तो लोकसभा के जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली होते हैं, ठीक है, एवरी 5 ईयर। ठीक है, और राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। ये स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, बी आंसर इज करेक्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, वो राज्यसभा को चेयर भी करते हैं। Which government has authority to decide whether note of 200 rupee demonetization should be issued in India or not? तो हमें इस वाले में ये बताना है कि 200 रुपीज का नोट कौन सी गवर्नमेंट इशू करती है। तो विच गवर्नमेंट इशू द 200 रुपी नोट, ऐसा है। तो इलेक्शन कमीशन? नो, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है। विजिलेंस? नो, विजिलेंस इज करेक्ट, इनकरेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट? नो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट का कोई नोट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का कोई नोट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोट इशू कर सकती है, चाहे वो 200 का हो या 250 का हो। ठीक है, तो इशू करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अभी हमें नया देखने को मिला है 200 का नोट। इससे पहले 10, 20, 50, 100 और 500 और 1000 का होता था, लेकिन 1000 का हट गया। 2000 का होता था, वो भी हट गया। तो मैक्सिमम जो है वो 500 का है। तो 200 का नया करेंसी नोट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। यानी जब नोट को बंद कर दिया गया था पुराने और नए नोट चालू किए गए थे, तो उसमें 200 का नोट भी किया।
नेक्स्ट है, एक मिनट, तो अनुज बीइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, तो अनुज एक कोई पर्टिकुलर स्टेट से हो सकता है, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो उनमें से किसी एक स्टेट से, इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग इन द अनदर स्टेट, उसको दूसरे स्टेट के अंदर काम करने से रोका जा रहा है। तो स्टेट विच फंडामेंटल राइट ऑफ अनुज बीइंग वायलेटेड, तो हमें ये बताना है कि अनुज के कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, तो इसमें हमें देखना है। तो पहला राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के साथ उसके साथ इक्वालिटी का तो वो नहीं हो रहा है, बट हम अगला देखते हैं, राइट टू एजुकेशन, नहीं इसमें एजुकेशन की बात है नहीं, राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम इज करेक्ट, यानी कि उसको ये फ्रीडम है कि वो कहीं भी इंडिया के अंदर आ जा सकता है और किसी भी स्टेट में काम कर सकता है और अपने काम को चुन भी सकता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ये होता है कि आप किसी भी स्टेट के मतलब कोई भी आपका फंडामेंटल राइट जो है वो अगर वायलेट हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, तो जुडिशरी का कौन सा फंक्शन है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना बिल्कुल सही है। जुडिशियल रिव्यू, इट इज करेक्ट, जुडिशियल रिव्यू मींस गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए तो चेक करा जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देगा फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ आपके फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शन सॉरी 1 2 3 यानी मींस 3 जो तो हमारे पास तीनों के तीनों ही ऑल 3 आर द करेक्ट, तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन देखेंगे आप, डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन में करेक्ट। Which article of Indian Constitution prohibited the untouchability? Untouchability हमारे सोसाइटी के अंदर एक प्रैक्टिस किया जाने वाला एक बहुत बड़ी प्रथा थी, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से बैन किया गया, तो ये किया गया है आर्टिकल 7, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। तो हु वाज द ऑथर ऑफ बुक माझा प्रवास, तो माझा प्रवास जो बुक है उसके ऑथर कौन है, यानी राइटर कौन है, किन्होंने लिखी, तो ये है विष्णु भट्ट गॉडसे, तो विष्णु भट्ट गॉडसे जी ने ये वाली बुक लिखी थी माझा प्रवास। What was the reason of defeat नवाब सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey? तो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर नवाब सिराजुद्दौला जो थे, जो नवाब थे उस टाइम बंगाल के, और वो क्यों हारे, मतलब कैसे हारे, क्यों, क्या रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। तो प्लासी का वॉर जो है पता है 1757 में हुआ था, तो एक तरफ अंग्रेज थे यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला, तो इनके जो मीर जाफर जो इनके सेनापति थे, तो इनके जो मीर जाफर जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी थे, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बैटल में, तो इसीलिए मीर जाफर जो थे हार गए थे, तो ऑप्शन ए सही है। द डेथ ऑफ मीर जाफर प्रायर द बैटल, बिल्कुल, क्योंकि ये इसके बाद जो है सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने वहां का नवाब बना दिया था, तो वुडिंग ऑफ द मीर जाफर नहीं, बिल्कुल गलत। डिस्ट्रस्ट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला ऑन द कमांडर मीर जाफर, बिल्कुल नहीं, मीर जाफर पर सिराजुद्दौला का पूरा भरोसा था, बट सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने ही धोखा दे दिया था, तो मीर जाफर जो थे अपनी फोर्सेस को लेकर उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इस वजह से सिराजुद्दौला थे वो अंग्रेजों से हार गए। तो नेक्स्ट वन, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड फॉर द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, so Asiatic Society of Bengal was the formation for the study of India, इन्होंने इंडिया को स्टडी करने के लिए इस चीज को बनाया था ताकि वो जान सकें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और इंडिया की जो बाकी कल्चर वगैरह चीजें उसको समझ सकें। तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे ये पूछा जा रहा है, तो विलियम जॉनसन बिल्कुल, और नेथल हेराल्डे बिल्कुल थे, और थॉमस क्लॉब्रुक ये भी थे, तो ये तीनों के तीनों इसमें इन्वॉल्व थे, तो विलियम जॉनसन
नेस्ले हेराल्ड और हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, ये भी इन्वॉल्व थे। तो विलियम एडम जो थे वो सी थे। तो हम देखेंगे ऑप्शन हमारे पास ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर। तो इन विच ईयर ऑफ द लॉर्ड कर्जन सॉरी लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने कौन से साल में बांट दिया था, इन विच ईयर? तो इट ईयर वाज 1905 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 पार्ट्स कर दिए थे, ठीक है। और फिर ये 1911 में जोड़ दिए गए थे। इसे हम बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। in which prison did Bahadur Shah Zafar spend the last year of his life? So Bahadur Shah Zafar, as you know, the Bahadur Shah Zafar जो हैं वो 1857 के रिवॉल्ट में जो थे वो लीडर माने गए, उनको लीडर बनाया गया, ठीक है। उनको लीडर की भूमिका में रखा गया था, ठीक है। और जब अंग्रेजों ने 1857 का रिवोल्ट जो था वो बिल्कुल ही खत्म करवा दिया, तो बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। तो वो जो जेल थी वो रंगून जेल थी, ठीक है। रंगून जेल वॉज इन म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर था, इसका पुराना नाम था बर्मा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री the first English factory in Bengal was established in 1651 at the bank of river. So हमें यहाँ पे रिवर का नाम बताना है जिसके पास 1651 में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो जो हुगली नदी है वो बंगाल में, तो हुगली तो इसके पास ही लगा था। कृष्णा इन कर्नाटका, यमुना इन दिल्ली एंड सिंधु नदी इन जम्मू कश्मीर। तो विच इज द इमिग्रेशन, तो व्हाट इज द इमिग्रेशन, तो ये पूछना चाह रहे हैं इमिग्रेशन क्या है। तो व्हाट इज द इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन का मतलब होता है जब एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाता है। तो व्हेन अ पर्सन मूव अ न्यू कंट्री, सो इट इज करेक्ट, जब एक आदमी दूसरी जगह पर एक पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू एक्वायर लिटरेसी, रॉन्ग आंसर। व्हेन अ बेबी बॉर्न, बिल्कुल नहीं। व्हेन अ बेबी डाइज, तो ये इनका कोई भी दूर तक लेना देना नहीं है। और व्हेन अ पर्सन मूव टू अ न्यू कंट्री, जब एक पर्सन जो न्यू कंट्री में चला जाता है तो दैट इज इमिग्रेशन। ये आप न्यूज में सुन सकते हैं, ये आपने वर्ड सुना होगा। विच विच क्रॉप इज कॉल्ड अ गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर कौन सी क्रॉप को कहा जाता है, तो दैट इज जूट। जूट के आपने बोरे देखे होंगे जिसके अंदर आलू वगैरह आ जाता है, ठीक है। आलू चीनी वगैरह के बोरे चेक कर देख सकते हैं, पुराने बोरे भी होते हैं। तो राइस इज नॉट, वीट गेहूं ये होता तो गोल्डन कलर का है बट ये नहीं। कॉटन कॉटन नहीं। सो 15th क्वेश्चन, इन द question given below there are two statements marked as a association and the reason are. So read the statement and choose the correct option. So water is the renewable source, no, incorrect. Water is not a renewable source, आप पानी को बना नहीं सकते। अर्थ इज कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज क्योंकि अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट भी है। वाई ब्लू प्लैनेट, बिकॉज ऑफ वाटर। तो हम ये मान सकते हैं कि फर्स्ट इज रॉन्ग, असोसिएशन यानी ए इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। तो बोथ association and means A and the reason are the true and the reason is the correct explanation of this. No, it's not. Means A or R true नहीं. Both association and reason are true. No, incorrect. Association is correct यानी A is correct but reason R is incorrect. No, it is not. ये भी नहीं. तो एसोसिएशन इज इनकरेक्ट मींस फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही। एंड द रीजन इज करेक्ट, ये वाला डी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका डी ऑप्शन ही आंसर। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर so you should write the whole thing D from here, this cut and this picture, okay? So हम सेक्शन बी की बात अलग से करेंगे दूसरे सेशन में, और उसके अंदर हम देखेंगे इट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
उसको हम दूसरे वीडियो में दूसरे सेशन में उसको solve करेंगे।